शुरू करने से पहले मैं बस एक त्वरित याद दिलाना चाहता हूं कि ग्राहकों को अपनी खरीदारी के फैसले उन उत्पादों और सेवाओं के आधार पर लेने चाहिए जो आम तौर पर उपलब्ध हैं। नमस्ते सभी को। मेरा नाम आदित्य है और मैं यहाँ सेल्सफोर्स में लीड डेवलपर एडवोकेट हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि सिर्फ क्लिक करके सेल्सफोर्स यूजर एक्सपीरियंस को कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है, लेकिन यह बहुत कम होता है कि आप कोई ऐप सिर्फ डेटा स्टोर और रिट्रीव करने के लिए बनाएं। अक्सर आप कुछ ऑटोमेशन बनाते हैं ताकि मैन्युअल काम आसान हो सके। तो इस वीडियो में आइए देखें कि आप अपने व्यवसाय प्रक्रियाओं को सेल्सफोर्स के जरिए कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, सिर्फ क्लिक करके। सेल्सफोर्स में ऑटोमेशन की क्षमताएं नो कोड से लेकर प्रो कोड तक फैली हुई हैं। नो कोड और लो कोड श्रेणी में आपके पास सेल्सफोर्स फ्लोज है, जो एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है अपने ऑटोमेशन और कस्टम विजार्ड्स बनाने के लिए बिना कोई कोड लिखे। और फिर प्रो कोड कैटेगरी में आपके पास एपेक्स है और ट्रिगर्स, जिनके बारे में आप जल्द ही जानेंगे। अधिकांश प्रोजेक्ट्स में आमतौर पर लो कोड और प्रो कोड टूल्स का संयोजन होता है। सबसे पहले चलिए फ्लोज के बारे में बात करते हैं। फ्लो की ताकत को सही मायने में समझने के लिए आइए 3 उपयोग मामलों को देखें। पहला उपयोग मामला, मान लीजिए मुझे ऐसी आवश्यकता है जहां मैं चाहता हूं कि यूजर्स किसी वाहन के लिए टेस्ट ड्राइव बुक करें। टेस्ट ड्राइव ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है, लेकिन मैं एक शानदार यूआई और विजार्ड जैसा अनुभव चाहता हूं जो मुझे टेस्ट ड्राइव बुक करने की प्रक्रिया में गाइड करे। तो सेटअप से मैं फ्लोज पे जाता हूं और मैं नया फ्लो पे क्लिक करता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि आप किस तरह के अलग अलग फ्लो बना सकते हैं। सबसे पहले एक स्क्रीन फ्लो, जिसका इस्तेमाल विजार्ड बनाने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत हद तक वैसा ही है जैसे आप सेल्सफोर्स में फील्ड्स बनाते हैं, अलग अलग स्क्रीन पर जाकर नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश पर क्लिक करते हुए। यह स्क्रीन फ्लो का उपयोग करके किया जा सकता है। अगला प्रकार का फ्लो है रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, जो अपने आप बैकग्राउंड में चलता है जब भी कोई रिकॉर्ड बनाया या अपडेट किया जाता है। यह कुछ कुछ डेटाबेस ट्रिगर जैसा है, लेकिन इसके लिए आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर आपके पास शेड्यूल्ड फ्लो होते हैं, जो एक निश्चित समय पर चलने वाले ऑटोमेशन होते हैं। और भी प्रकार हैं, लेकिन आप उनके बारे में बाद में जान सकते हैं। सिर्फ स्क्रीन फ्लो को छोड़कर बाकी सभी फ्लो बैकग्राउंड में चलते हैं। जहां तक स्क्रीन फ्लो की बात है, इन्हें ऐप बिल्डर पेजों पर दिखाया जा सकता है या फिर क्विक एक्शंस में भी, जो आपने पिछले वीडियो में देखे थे। अब वापस आते हैं अपने पहले यूज केस पर, यानी टेस्ट ड्राइव वाले पर। चूंकि इसमें एक यूआई की जरूरत है, मैं स्क्रीन फ्लो चुनने जा रहा हूं। फ्लो कैनवास में आप अलग अलग एलिमेंट्स जोड़ना शुरू कर सकते हैं ताकि अपने प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट बना सकें। तो ये हैं वे अलग अलग एलिमेंट्स जिन्हें आप इस फ्लो चार्ट या फ्लो में जोड़ सकते हैं। पहला है स्क्रीन एलिमेंट, जो जाहिर है कि कुछ यूआई दिखाता है। अगला है एक्शन, जो बैकग्राउंड में कोई क्रिया करता है, जैसे कि एपेक्स का उपयोग करके लिखा गया कस्टम कोड कॉल करना या स्टैंडर्ड एक्शन जैसे ईमेल भेजना आदि कॉल करना। फ्लो चार्ट में आपके पास लॉजिक भी होता है, जैसे लूप्स, डिसीजन ब्रांचेस या फिर वेरिएबल्स को स्टोर करना ताकि बाद में फ्लो में उनका उपयोग कर सकें। तो यहां आपके पास उन सभी ऑन ऑपरेशंस के लिए भी एलिमेंट्स हैं। आखिरकार आपके पास ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो आपको सेल्सफोर्स डेटा के साथ इंटरेक्ट करने देते हैं, जैसे रिकॉर्ड्स को क्वेरी करना, बनाना, अपडेट करना या उन्हें डिलीट करना। टेस्ट ड्राइव बुक करने के लिए मैं एक नया स्क्रीन कंपोनेंट जोड़ने जा रहा हूं। इसे एक लेबल दें और मैं उपलब्ध नेविगेशन कंट्रोल्स को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, जैसे कि मैं चाहता हूं या नहीं कि पॉज बटन दिखे, ऐसी चीजें। अब स्क्रीन के अंदर मैं अलग अलग इनपुट और आउटपुट एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप कर सकता हूं एक फॉर्म बनाने के लिए। ये बाईं ओर दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ऐप बिल्डर दिखता है। आइए एक डिस्प्ले टेक्स्ट जोड़ते हैं ताकि टेक्स्ट दिख सके। कृपया अपनी जानकारी दर्ज करें। अब मैं कुछ टेक्स्ट फील्ड्स जोड़ने जा रहा हूं ताकि ग्राहक का नाम और फोन नंबर लिया जा सके। और दोनों को अनिवार्य कर दूंगा। और यही सब हमें पहली स्क्रीन पर चाहिए।
अब मैं एक और स्क्रीन बनाऊंगा जिसमें कार चुन सकें। यहीं से चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। मैंने एक ड्रॉप डाउन दिखाना चाहता हूं जिसमें वाहन ऑब्जेक्ट में मौजूद सभी कारें लिस्ट हों। तो सबसे पहले एक पिक लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इसे एक लेबल दें। इसे आवश्यक के रूप में चिह्नित करें और विकल्पों के सेक्शन में मैं एक नया संसाधन चुनूंगा जिसका प्रकार रिकॉर्ड चॉइस सेट होगा। यह मुझे जो करने की सुविधा देता है वह है एक ऑब्जेक्ट परिभाषित करना ताकि डेटा प्राप्त किया जा सके और फिर उसे दिखाना। ड्रॉप में मैं वाहन ऑब्जेक्ट चुनूंगा और फिल्टर सेक्शन में मैं एक फिल्टर जोड़ना चाहता हूं ताकि केवल उपलब्ध कारें दिखाई दें। ध्यान दें कि यहां ड्रॉप डाउन अपने आप मुझे संबंधित फील्ड्स दिखाते हैं और पिक लिस्ट वैल्यूज भी। तो यहां सब कुछ संदर्भ के अनुसार है। अब जो रिकॉर्ड्स की सूची मिली है उसमें से मैं तय करता हूं कि ड्रॉप डाउन लेबल के रूप में कौन सा फील्ड दिखाना है और उस लेबल के लिए संबंधित वैल्यू क्या होगी। बस इतना ही। एक भी कोड की लाइन लिखे बिना मैंने एक ड्रॉप बना लिया जो उपलब्ध कारें हैं उन्हें यूआई में दिखाने के लिए। और स्क्रीन नंबर 2 के लिए बस इतना ही। अगली स्क्रीन में मैं एक शानदार यूआई दिखाना चाहता हूं ताकि स्लॉट बुक किया जा सके। चूंकि यह थोड़ा जटिल है इसीलिए मैंने इसके लिए एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बनाया है और मैं इसे यहां कस्टम कंपोनेंट सेक्शन से ड्रैग और ड्रॉप कर सकता हूं। अब मेरे पास सारी जानकारी है जो मुझे चाहिए थी। अब मुझे टेस्ट ड्राइव रिकॉर्ड बनाना है जिसके लिए मैं कैनवास में एक क्रिएट रिकॉर्ड्स एलिमेंट जोड़ने जा रहा हूं। फिर से अब मैं किसी एक लेबल देता हूं और चुनता हूं कि कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है। यह रहा टेस्ट ड्राइव और फिर मैं फील्ड वैल्यूज सेट करता हूं। तो सबसे पहले है कस्टमर नेम फील्ड और जब इस नेम फील्ड को कोई वैल्यू असाइन करते हैं ध्यान दें कि अब तक फ्लो में जो भी एलिमेंट्स बनाए हैं वे सभी दिख रहे हैं। स्क्रीन कंपोनेंट सेक्शन में खास तौर पर ध्यान दें वह नेम फील्ड जो हमने जोड़ी थी। तो बस उसे चुनने से वैल्यू की मैपिंग हो जाएगी उस इनपुट फील्ड से जिसका नाम है नेम टेस्ट ड्राइव ऑब्जेक्ट के फील्ड में। इसी तरह मैं बाकी सभी फील्ड्स को भी मैप करूंगा और सेव पर क्लिक करूंगा। अब एरर हैंडलिंग हर डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे मौके आ सकते हैं जब स्लॉट बुकिंग फेल हो सकती है क्योंकि शायद स्लॉट अब उपलब्ध नहीं है। जब तक हम आगे बढ़कर सेव बटन पर क्लिक करें या कुछ और करें शायद वहां बहुत ज्यादा उस स्लॉट के लिए मांग है। तो हमें देखना होगा कि बुकिंग सफल हुई या नहीं और फिर उसी के अनुसार यूजर को संदेश दिखाना होगा। इसके लिए चलिए निर्णय एलिमेंट जोड़ते हैं और उसे एक लेबल देते हैं निर्णय के अंदर। अब आप इस निर्णय के परिणाम तय कर सकते हैं। अब मैं एक नया परिणाम बनाता हूं जो कि बुक्ड है। परिणाम बुक्ड है अगर टेस्ट ड्राइव आईडी टेस्ट ड्राइव क्रिएट एक्शन रिकॉर्ड से खाली नहीं है अब जैसे ही आप सेव करते हैं आप देख सकते हैं कि आपके फ्लोचार्ट में एक नई शाखा बन गई है। बुक्ड ब्रांच में मैं एक स्क्रीन बनाऊंगा जो एक सफलता संदेश दिखाएगी। दूसरी ब्रांच में मैं एक और स्क्रीन बनाऊंगा जो एक त्रुटि संदेश दिखाएगी। और आखिर में मैं टेस्ट ड्राइव फ्लो को सेव करता हूं और जैसे ही मैं ये करता हूं मैं इसे यहीं से चला सकता हूं ताकि इसे टेस्ट कर सकूं। तो यह है हमारी पहली स्क्रीन। अब मैं बिना कोई जानकारी डाले नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं और क्योंकि ये फील्ड्स जरूरी हैं ये एक त्रुटि दिखाता है। तो अब मैं जानकारी भर देता हूं और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। यहां मैं एक कार चुन सकता हूं। ध्यान दें कि ड्रॉप डाउन में सभी उपलब्ध कारें शामिल हैं। मैं एक चुनता हूं और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं।
ये लाइटनिंग वेब कंपोनेंट है जो मुझे टाइम स्लॉट चुनने देता है। मैं एक चुनता हूं और जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं मुझे एक सफलता संदेश मिलता है, जिसका मतलब है कि टेस्ट ड्राइव रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बन गया है। तो अब अगर मैं वापस जाकर रिकॉर्ड पेज को रिफ्रेश करूं तो अब मैं देख सकता हूं कि इस वाहन के लिए एक टेस्ट ड्राइव है। और अगर मैं डिटेल्स में जाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये वही डिटेल्स हैं जो मैंने फ्लो में डाली थी। अब जब मेरा फ्लो तैयार है तो मैं एक नया क्विक एक्शन बना सकता हूं। और उसे वाहन डिटेल पेज में जोड़ सकता हूं। या मैं इसे होम पेज जैसे किसी पेज में भी जोड़ सकता हूं, फ्लो कंपोनेंट को ड्रैग करके, और फिर बुक टेस्ट ड्राइव फ्लो चुनें। तो यह था पहला उपयोग केस जो तकनीकी रूप से ऑटोमेशन नहीं था। अब दूसरे उपयोग केस में आइए एक ऑटोमेशन आवश्यकता देखें, जहां किसी वाहन की रेंज, कीमत के अनुसार वाहन की रेंज बदलनी चाहिए। और ये हैं शर्तें। तो जब भी कीमत 10,000 से कम हो तो वह शॉर्ट रेंज वाहन है, 10,000 से 25,000 के बीच मीडियम, और इसी तरह आगे। इसके लिए मैं एक रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो बनाऊंगा। मैं सेट करता हूं कि यह फ्लो कब ट्रिगर होना चाहिए और चुनता हूं कि जब कोई रिकॉर्ड बनाया या अपडेट किया जाए, और फिर चुनता हूं कि रिकॉर्ड सेव होने से पहले। फिर मैं ऑब्जेक्ट चुनता हूं जो कि व्हीकल ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि ये फ्लो सभी रिकॉर्ड्स के लिए चलना है, मुझे कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है, तो मैं उन्हें हटा देता हूं। अब मैं एक डिसीजन एलिमेंट बनाता हूं ताकि रिकॉर्ड की कीमत के आधार पर परिणाम सेट कर सकूं। तो पहला परिणाम है 10,000 से कम, और मैं फिल्टर कंडीशन देता हूं जिसमें कहता हूं रिकॉर्ड की कीमत 10,000 से कम होनी चाहिए। इसी तरह मैं बाकी सभी परिणाम भी बनाता हूं हर शाखा में। फिर मैं एक असाइनमेंट एलिमेंट बनाता हूं जिससे किसी फील्ड को एक मान असाइन किया जा सके। तो यहां मैं शॉर्ट रेंज मान असाइन करता हूं रिकॉर्ड फील्ड को। तो यहां एक पूरा फ्लो कैसा दिखेगा, अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग शाखाएं, और उन सभी शाखाओं के लिए असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। अब मैं एक लॉन्ग रेंज वाहन के रिकॉर्ड पेज पे वापस जाता हूं, और अगर मैं कीमत को 8K में बदलता हूं तो देखें कि रेंज अपने आप शॉर्ट रेंज में अपडेट हो जाती है। अब मेरे तीसरे और अंतिम उपयोग केस में मैं उपयोगकर्ताओं के मोबाइल फोन पर एक पुश नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूं हर दिन सुबह 10 बजे। इसके लिए मैं एक शेड्यूल्ड फ्लो बना सकता हूं। सबसे पहले मैं शेड्यूल सेट करूंगा, यानी ये शेड्यूल्ड फ्लो कब से चलना शुरू हो। तो मैं एक तारीख चुनूंगा और समय में मैं 10 बजे सुबह चुनूंगा। अब मैं अगली बार आवृत्ति चुनूंगा, यानी ये फ्लो कितनी बार चलेगा। क्योंकि मुझे रोजाना नोटिफिकेशन भेजने हैं तो मैं डेली चुनूंगा। और इस बार मैं कुछ एक्शन भी जोड़ने जा रहा हूं। तो जब भी आप कोई एक्शन चुनते हैं आप देख सकते हैं कि आपको कई तैयार एक्शन मिलते हैं। और अगर आपकी बिजनेस लॉजिक जटिल है तो आप एपेक्स का इस्तेमाल करके कस्टम कोड बना सकते हैं और उसे फ्लो से कॉल कर सकते हैं। यहां मैंने वेब पुश नोटिफिकेशन भेजने के लिए एक एपेक्स मेथड बनाई है, तो मैं बस उसे चुनूंगा और इस्तेमाल करूंगा। और इसी तरह आप अपने बिजनेस प्रोसेस को फ्लो के जरिए आसानी से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो मुख्य बात यह है, सिर्फ इसलिए कि आपका बिजनेस प्रोसेस जटिल है इसका मतलब यह नहीं कि आपको फ्लो को पूरी तरह छोड़कर बहुत सारा एपेक्स लिखना शुरू कर देना चाहिए। आपकी ऑटोमेशन फ्लो का संयोजन हो सकती है और एपेक्स का भी। अब चलिए ऑटोमेशन के एक और प्रकार को देखते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि यह एक उपश्रेणी है जिसे अप्रूवल प्रोसेस कहा जाता है।
और जैसा कि नाम से पता चलता है, आप इसका उपयोग विभिन्न रिकॉर्ड्स पर अनुमोदन लेने के लिए कर सकते हैं। तो यहां एक उपयोग का मामला है। मान लीजिए एक सेल्स प्रतिनिधि है जो कार पर छूट देना चाहता है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि सेल्स प्रतिनिधि जितनी चाहे उतनी छूट दे सके। तो वे क्या करेंगे, वे छूट की राशि दर्ज करेंगे और फिर अपने मैनेजर से मंजूरी का अनुरोध करेंगे। और जब मैनेजर मंजूरी देगा तभी वे वह छूट दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे अप्रूवल प्रोसेस के जरिए कैसे बनाते हैं। मैंने दो नए फील्ड बनाए हैं, एक छूट प्रतिशत दर्ज करने के लिए और एक अप्रूवल स्टेटस दर्ज करने के लिए सेटअप से। अब चलिए अप्रूवल प्रोसेसेस पे चलते हैं। चलिए वाहन ऑब्जेक्ट का चयन करते हैं और नई अप्रूवल प्रोसेस बनाएं पर क्लिक करते हैं। इसे एक नाम दें और एंट्री क्राइटेरिया निर्धारित करें, यानी यह अप्रूवल प्रोसेस कब ट्रिगर होनी चाहिए। मैं कहता हूं जब छूट प्रतिशत खाली ना हो तभी इसका उपयोग करें। अंत में यह चुनें कि अनुमोदनकर्ता कौन है। इस उपयोग के लिए मैं उपयोगकर्ता के प्रबंधक को चुनूंगा और फिर सेव पर क्लिक करें। तो यह है अनुमोदन प्रक्रिया का ढांचा। लेकिन अभी कुछ और चीजें बाकी हैं। सबसे पहले प्रारंभिक सबमिशन क्रियाओं को देखें। अगर आप देखें तो लॉक रिकॉर्ड डिफॉल्ट रूप से जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि एक बार रिकॉर्ड अनुमोदन के लिए सबमिट हो जाए तो आप उसे संपादित नहीं कर सकते। आप और भी क्रियाएं जोड़ सकते हैं। यहां मैं चाहता हूं कि जैसे ही रिकॉर्ड अनुमोदन के लिए सबमिट हो, अनुमोदन स्थिति फील्ड को पेंडिंग पर अपडेट कर दूं। तो मैं फील्ड अपडेट चुनता हूं, उसे एक नाम देता हूं, अनुमोदन स्थिति फील्ड चुनता हूं और उसे पेंडिंग मान असाइन करता हूं। अब आपके पास अनुमोदन के चरण हैं। हमारे उपयोग के मामले में यह काफी है कि अगर मैनेजर रिकॉर्ड को मंजूरी दे देता है। लेकिन मान लीजिए एक और उपयोग का मामला है जहां मान लीजिए अगर छूट 30% से ज्यादा है तो मैनेजर के साथ साथ सेल्स हेड को भी इसे मंजूरी देनी चाहिए। ऐसे में आपको दो स्टेप्स बनाने होंगे। एक स्टेप आपके मैनेजर की मंजूरी के लिए होगा और दूसरा जब आपके मैनेजर ने मंजूरी दे दी तो वह सेल्स हेड के पास मंजूरी के लिए जाएगा। तो ये हैं वे दो स्टेप्स, लेकिन हमारे केस में सिर्फ एक ही है। अब आपके पास फाइनल अप्रूवल और रिजेक्शन की क्रियाएं होती हैं। मतलब जब कोई रिकॉर्ड अप्रूव हो जाए तो क्या होना चाहिए और जब रिकॉर्ड अप्रूव ना हो तो क्या होना चाहिए। इनके लिए पहले से ही प्रीडिफाइंड एक्शंस हैं, लेकिन यहां भी मैं कुछ फील्ड अपडेट्स जोड़ने जा रहा हूं। तो फाइनल अप्रूवल एक्शंस में मैं एक फील्ड अपडेट जोड़ूंगा जिससे अप्रूवल स्टेटस अप्रूव्ड हो जाए। मैं ये भी चाहता हूं कि रिकॉर्ड अप्रूवल के बाद अनलॉक हो जाए ताकि मैं भविष्य में रिकॉर्ड को एडिट कर सकूं। तो मैं रिकॉर्ड लॉक एक्शन को एडिट करता हूं और अनलॉक चुनता हूं। फाइनल रिजेक्शन एक्शंस में भी मैं फिर से अप्रूवल स्टेटस को रिजेक्टेड पर अपडेट करूंगा। बस इतना ही। अब मैं इस प्रक्रिया को सक्रिय करूंगा। अब वापस वाहन विवरण पृष्ठ पर मैंने सबमिट फॉर अप्रूवल बटन जोड़ा है जो एक स्टैंडर्ड क्विक एक्शन है और मैंने पेज पर अप्रूवल हिस्ट्री से संबंधित सूची भी जोड़ दी है। आपको यह पहले वाले वीडियो से पहले ही पता है। तो अब मैं अप्रूवल प्रक्रिया को टेस्ट करता हूं। मैं एक डिस्काउंट प्रतिशत जोड़ता हूं और मैं सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करता हूं। ध्यान दें कि स्टेटस अपने आप पेंडिंग में बदल जाता है और अप्रूवल हिस्ट्री में दिखता है कि स्टेप 1 मेरे मैनेजर को असाइन हुआ है। अब मैं मैनेजर के रूप में लॉगिन करता हूं और अगर मैं स्टेप 1 पे क्लिक करता हूं तो मैं अप्रूव और रिजेक्ट बटन देख सकता हूं। तो मैं आगे बढ़कर रिकॉर्ड को अप्रूव कर देता हूं। और अब एक सेल्स प्रतिनिधि के रूप में मैं देख सकता हूं कि स्थिति स्वीकृत में बदल गई है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, अगर कोई सेल्स प्रतिनिधि खुद ही स्थिति को स्वीकृत पर मैन्युअली अपडेट कर दे तो क्या होगा। यहीं पर सुरक्षा का महत्व आता है। आप इसके बारे में सब कुछ आखिरी वीडियो में जानेंगे। आदर्श रूप से आप अप्रूवल स्टेटस फील्ड को सेल्स प्रतिनिधि के लिए केवल पढ़ने योग्य बना देंगे। आप यह पेज लेआउट्स या प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे।
हमारी अप्रूवल प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। लेकिन अब मंजूर किए गए डिस्काउंट के आधार पर मैं फाइनल प्राइस निकालना चाहता हूं। तो मैं ये कैसे करूं? मैं एक फॉर्मूला फील्ड बना सकता हूं जो अंतिम कीमत की गणना करता है। तो मैं वापस जाता हूं व्हीकल ऑब्जेक्ट के फील्ड्स और रिलेशनशिप्स में, और मैं एक नया फील्ड बनाता हूं जिसका टाइप फॉर्मूला है। मैं उसे एक नाम देता हूं और ये बताता हूं कि फॉर्मूला करेंसी वैल्यू लौट आएगा। अब यहां मैं वह फॉर्मूला परिभाषित करता हूं जिसके आधार पर अंतिम कीमत निकाली जाएगी। मैं एडवांस्ड फॉर्मूला पे क्लिक करता हूं और यहां आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बनाते समय आप किन किन पहले से बनी फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें बाद में विस्तार से देख सकते हैं, लेकिन यहां एक लॉजिक है जिसे मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। अगर डिस्काउंट स्टेटस अप्रूव्ड है तो फाइनल प्राइस की गणना करें मौजूदा मूल्य फील्ड और छूट की वैल्यू के आधार पर। अगर नहीं तो मौजूदा मूल्य का ही उपयोग करें। तो मूल रूप से ये एक कंडीशनल है फॉर्मूला जिसमें बीच में थोड़ा सा गुणा भी है। तो मैं फंक्शंस की लिस्ट से EF फंक्शन चुनता हूं और ये मेरे लिए एक सिंटैक्स बना देता है। और फिर मैं इंसर्ट फील्ड बटन का इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि मैं वे फील्ड्स ढूंढ सकूं और जोड़ सकूं जिन्हें मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो मेरी पूरी फॉर्मूला कुछ इस तरह दिखती है। ड्रैगन पिक लिस्ट वैल्यू फील्ड डिस्काउंट अप्रूवल स्टेटस की अप्रूव्ड है तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू रिटर्न करें। अगर नहीं तो मूल कीमत लौटाएं। तो एक बार हो जाने के बाद मैं सिंटैक्स चेक कर सकता हूं और यहां दिख रहा है कि सब कुछ सही है। और फिर मैं फील्ड को सेव कर देता हूं। अब रिकॉर्ड डिटेल पेज पर देखिए कि अब अंतिम कीमत छूट के अनुसार गणना हो रही है और किसी दूसरे रिकॉर्ड में जिसमें छूट नहीं है अंतिम कीमत कीमत के बराबर है। यहां तक कि अगर मैं छूट प्रतिशत भी जोड़ दूं फिर भी अंतिम कीमत दोबारा नहीं निकलती क्योंकि स्थिति अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक और आवश्यकता है जिसे हमें देखना है, जहां हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कोई भी 50% से अधिक की छूट दर्ज ना कर सके। इसके लिए हम वैलिडेशन नियमों का उपयोग करते हैं। तो अब वापस ऑब्जेक्ट मैनेजर में मैं चुनता हूं वैलिडेशन रूल्स। नया पर क्लिक करें, इसे एक नाम दें और एरर कंडीशन फॉर्मूला में मैं वह शर्त देता हूं जिससे एरर आनी चाहिए। ध्यान दें यहां भी आपके पास फंक्शंस हैं जैसे फॉर्मूला फील्ड में होते हैं। तो यहां मैं वह सूत्र बनाता हूं जो है अगर डिस्काउंट प्रतिशत 0.5 से अधिक हो तो यह त्रुटि संदेश दिखाए और मैं त्रुटि संदेश देता हूं। अब मैं तय कर सकता हूं कि यह त्रुटि संदेश कहां दिखाना है, चाहे पेज के ऊपर दिखाऊं या किसी फील्ड के पास। यहां मैं डिस्काउंट फील्ड को चुनूंगा क्योंकि अच्छा यूजर एक्सपीरियंस यही है कि त्रुटि संदेश उसी फील्ड पे दिखे जहां से वह आ रहा है। बस इतना ही। अब अगर मैं रिकॉर्ड पर वापस जाऊं और कोई प्रतिशत डालूं जो 50 से अधिक है, आप देख सकते हैं कि एक त्रुटि संदेश मुझे इस रिकॉर्ड को सेव करने से रोकता है। तो चलिए जल्दी से दोहराते हैं कि हमने अभी क्या देखा। सबसे पहले हमने एक स्क्रीन फ्लो बनाया ताकि टेस्ट ड्राइव बुक करने के लिए विजार्ड जैसा अनुभव मिल सके। फिर हमने एक रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो बनाया जिससे एक फील्ड के आधार पर दूसरा फील्ड अपडेट हो सके। तीसरे हमने एक शेड्यूल्ड फ्लो बनाया ताकि पुश नोटिफिकेशन भेज सकें एक निश्चित समय पर। फिर हमने एक अप्रूवल प्रक्रिया बनाई जिसमें मैनेजर छूट को मंजूरी दे सकता है। और अंतिम राशि दिखाने के लिए हमने एक फॉर्मूला फील्ड बनाया और फिर 50% से अधिक छूट रोकने के लिए एक वैलिडेशन रूल बनाया। और इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। अगर आया तो कृपया अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर बताएं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में डालें और मैं उनका जवाब दूंगा। यह वीडियो सेल्सफोर्स डेवलपर्स के यूट्यूब चैनल पर होस्ट किया गया है जहां पर बहुत सारा बेहतरीन कंटेंट है जैसे इंट्रो वीडियो, डीप डाइव्स, क्विक टेक्स, कोड, लाइव सेशंस और सेल्सफोर्स पर विभिन्न विषयों पर कई और वीडियो हैं जो आपकी स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो कृपया आगे बढ़ें
और सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम नया कंटेंट लाएं आपको नोटिफिकेशन मिल सके।